हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 1 जुलाई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम मेधांश सीरीज का पार्ट 4 करने वाले हैं। 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, आज हमारा चौथा पार्ट है। इसमें आप सभी को 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और बाकी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, हर करंट अफेयर क्वेश्चन के नीचे 3 से 4 लल्लन टॉप प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम 60 से 70 क्वेश्चन 20 से 25 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। यदि वीडियो में कोई प्रॉब्लम दिखे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 71वां। इसके बारे में व्याख्या करें तो AI तत्परता इंडेक्स 2024, यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह AI तत्परता इंडेक्स जारी किया जाता है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में टोटल कितने देश भाग लेते हैं? तो इस इंडेक्स में 174 देशों को शामिल किया जाता है। इसमें जो है टॉप देश देख लेते हैं कि जो AI के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर कार्य कर रहे हैं। तो पहले नंबर पर है सिंगापुर, दूसरे नंबर पर है डेनमार्क और तीसरे नंबर पर है USA। तो इन 3 देशों में जो है AI अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, यानी कि AI में जो है बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अगर वहीं पूछे हमारे भारत का AI तत्परता इंडेक्स में कौन सा स्थान है, सॉरी मैंने 71वां बता दिया था, तो यहाँ पे भारत का रैंक हो जाएगा 72वां। ठीक है, तो भारत जो है AI तत्परता इंडेक्स में किस रैंक पर है? तो 72वें नंबर पर है। अगर पूछे कि भारत का स्कोर कितना है, तो 0.49 है। और इसमें जो है क्या दिखाया जाता है? तो इस इंडेक्स में दिखाया जाता है उभरती हुई अर्थव्यवस्था। इसमें जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्था कैटेगरी को प्रदर्शित किया जाता है। तो AI तत्परता इंडेक्स 2024 में भारत को 72वां स्थान मिला है। भारत में जो है AI का यूज होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि टोटल 174 देशों में भारत को 72वां देश से 72वां रैंक प्राप्त है, यानी कि भारत जो है मीडियम श्रेणी में आता है AI के यूज करने में। जबकि टॉप में कौन कौन से देश आते हैं? तो सिंगापुर, डेनमार्क और USA आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं IMF के बारे में। IMF की स्थापना पूछे कब किया गया था? तो 1944 में किया गया था। 2 संगठन की स्थापना, एक तो IMF और दूसरा वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की स्थापना जो है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किया गया था 1944 में। और इन दोनों संगठनों को क्या कहा जाता है? तो जुड़वा बहन कहा जाता है। इन दोनों संगठनों का अगर मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो इन दोनों संगठनों का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। IMF में पूछे टोटल कितने देश हैं? तो IMF में टोटल 190 देश हैं, और जो 190वां देश है वो कौन सा है? एंडोरा है। IMF में शामिल मुद्रा कौन कौन सी हैं? तो IMF जो है जारी करता है SDR, जिसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, और इस श्रेणी में शामिल 5 रुपये शामिल है, मतलब 5 देशों की करेंसी शामिल है। इसमें डॉलर शामिल है, पाउंड शामिल है, यूरो शामिल है, येन और युआन शामिल है। इसमें जो है भारत का जो रुपया है ये शामिल नहीं है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स में अगर पूछे किस देश की मुद्रा शामिल नहीं है, तो स्पेशली पूछा जाएगा भारत के पक्ष में, तो भारत की मुद्रा इसमें शामिल नहीं है। अब प्रश्न हम देख लेते हैं नेक्स्ट, किस देश की मुद्रा न्यू शेकल है? तो न्यू शेकल कहाँ की मुद्रा है? तो यह इजराइल की मुद्रा है। इजराइल में जो संसद है उसे नीसेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कौन से कलाकार का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है? तो पद्मा सुब्रमण्यम जी हैं, रुक्मणी अरुणडेला जी हैं, T बाला सरस्वती जी हैं और मृणालिनी साराभाई। तो इन सभी 4 व्यक्तियों का संबंध है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने में स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। GST विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। वहीं पूछे अंतिम राज्य कौन सा है? तो GST को लागू करने वाला अंतिम राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा दूसरा, हाल ही में किस देश में आयोजित रिमपैक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है? तो रिमपैक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है, और यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह अभ्यास आयोजित किया गया है USA में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा अगर पूछे नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? तो वह है रिमपैक अभ्यास। तो विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है रिमपैक अभ्यास।
और यह हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। इस बार पूछे रिम्पैक का कौन सा क्रम है, तो 29वां क्रम है। इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है, तो इसका होस्ट है हवाई द्वीप, जो कि हवाई द्वीप पर अगर पूछे किस देश का अधिकार है तो इस पर USA का अधिकार है। ठीक है, इसमें जो है रिम्पैक अभ्यास में भारत की तरफ से किस जहाज ने भाग लिया है, तो इंडियन नेवल शिप शिवालिक ने इसमें भाग लिया है। 2024 में रिम्पैक अभ्यास का थीम क्या रखा गया है, पार्टनर्स, एकीकृत और तैयारी, इसकी थीम रखी गई है। अब देख लेते हैं कि जो हवाई द्वीप है यहाँ पे 2 प्रमुख ज्वालामुखी हैं, इसको देख लेते हैं। तो हवाई द्वीप पर 2 प्रमुख ज्वालामुखी कौन से हैं, तो एक तो है किलौआ ज्वालामुखी और दूसरा कौन सा है, मौना लोआ ज्वालामुखी। टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार अभ्यास और कॉप इंडिया अभ्यास, तो ये तीनों अभ्यास अगर पूछे किसके बीच में होता है, तो ये तीनों अभ्यास होता है इंडिया और USA के बीच में, ये तीनों अभ्यास होते हैं। नेक्स्ट हमारा है धर्म गार्जियन, जीमैक्स और वीर गार्जियन, ये तीनों अभ्यास किसके बीच में होता है, तो ये तीनों अभ्यास होते हैं भारत और जापान के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ये 3 अभ्यास, शक्ति अभ्यास, गरुड़ अभ्यास, वरुण अभ्यास, ये तीनों अभ्यास किसके बीच में होता है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाला अभ्यास है। नेक्स्ट अभ्यास है इंद्रधनुष, अजय वॉरियर अभ्यास, ये दोनों अभ्यास किसके बीच में होते हैं, तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होते हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, तो ल्यू वेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। यूनेस्को ने दिसंबर 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है, तो 2023 में भारत का गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा, और यह भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर बन गया है। अगर बात करें 14वां कौन सा था, तो 14वां है दुर्गा पूजा। 14वां कौन सा है, दुर्गा पूजा है, और ये कहाँ का है, तो ये वेस्ट बंगाल का है। और ये गरबा नृत्य कहाँ का है, तो ये आप सभी को पता है, ये कहाँ का है, तो ये है गुजरात का। कहाँ का है, तो ये गुजरात का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो विटामिन जो पानी में घुलनशील है वो है BC। ठीक है, और एडक जो है, एडक विटामिन किस में घुलनशील है, तो ये एडक विटामिन घुलनशील है वसा में। तो ये यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान का, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। जबकि जनसंख्या में पूछे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा तीसरा है, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 में खिताब किसने जीता है, तो T20 वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता है, तो आप सभी को पता है भारत ने जीता है। इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं, यानी कि T20 वर्ल्ड कप कब से शुरू हुआ है और भारत अब तक कितनी बार जीत लिया है, सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 इसका होस्ट पूछे कौन सा देश है, तो USA और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया था। 2024 का जो क्रम था ये 9वें क्रम का T20 वर्ल्ड कप था। पहली बार पूछे T20 की शुरुआत कब हुई थी, तो 2007 में पहली बार T20 की शुरुआत हुई थी, और उस टाइम पे अगर पूछे किसने जीता था, तो भारत ने जीता था। 2024 में अगर पूछे फाइनल मुकाबला किसके बीच में खेला गया था, तो फाइनल मुकाबला हुआ था भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। और जो ये मैच खेला गया था फाइनल मुकाबला, यह कहाँ पे खेला गया था, तो यह बारबोडास में खेला गया था, और स्टेडियम पूछे कौन सा है, तो किंगस्टन ओवल स्टेडियम में इन दोनों के बीच मैच खेला गया था। भारत की तरफ से पूछे कि जो है फाइनल मुकाबले में कप्तान कौन थे, तो रोहित शर्मा थे, और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान कौन थे, तो मार्करम दक्षिण अफ्रीका के कप्तान थे। इसमें जो है भारत जीत जाता है, भारत मतलब अपना इंडिया 7 रन से इसमें जीत जाता है, और भारत जो है T20 अब तक दूसरी बार जीत चुका है। ठीक है, और जो है ये दूसरी बार कितने सालों बाद जीता है, तो 17 साल बाद यह जीता है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। 17 नहीं है 13 है, आई थिंक सर ने जो हमको 17 बता दिया, लेकिन आप लोग खुद एक बार कन्फर्म कर लें। सर ने 17 बताया था, लेकिन मुझे 17 नहीं, मुझे 13 याद है, क्योंकि मैंने कल की न्यूज़ में भी देखा था। नेक्स्ट याद करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच। अगर बात करें कि 2024 T20 में कौन बना है, तो प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं विराट कोहली। और जबकि बात करें कि पूरी सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है, तो बुमराह को चुना गया है। इसके बाद जो है T20 से 3 खिलाड़ियों ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। एक तो विराट कोहली हैं, दूसरे रोहित शर्मा हैं, और तीसरे रविंद्र जडेजा। ये तीनों व्यक्ति जो है अब T20 श्रेणी में मैच नहीं खेलेंगे। ईरान की राजधानी की बात करें क्या है, तो ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है, तो पंपाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंपाज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो
तो NSO के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन भी कहते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में EIU ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें किसको शीर्ष स्थान मिला है इसके बारे में पूरा देख लेते हैं। अध्ययन ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2024 अगर पूछे कि यह इंडेक्स जारी कौन करता है, तो यह जारी करता है EIU जारी करता है। यानी कि ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स में अगर पूछे कि इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इस इंडेक्स का उद्देश्य होता है कि रहने योग्य शहर, तो यह पूरे विश्व में सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है। तो टॉप पर अगर पूछा जाए कौन सा शहर है, तो यह है वियना। दूसरे नंबर पर पूछे कौन सा है, तो कोपेनहेगन है। और तीसरे नंबर पर ज्यूरिख है। तो ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2024 में पहला स्थान किस शहर को मिला है, तो वियना को मिला है, दूसरा कोपेनहेगन को और तीसरा मिला है ज्यूरिख को। अब देख लेते हैं कि ऑस्ट्रिया और डेनमार्क इन दोनों की राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, जबकि कोपेनहेगन जो है किसकी राजधानी है, तो यह डेनमार्क की राजधानी है। जो ये डेनमार्क है, अगर पूछे यह किस प्रायद्वीप पर स्थित है, तो डेनमार्क जो है जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और साथ साथ में अगर बात करें तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है वियना में, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। ओपेक की अगर स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो बगदाद में इसकी स्थापना हुआ था। और ओपेक में पूछे वर्तमान में कितने देश भाग लिए हैं, मतलब शामिल हैं, तो ओपेक में वर्तमान में 12 देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया है। L1 का मतलब होता है लंगराज पॉइंट 1। मान लीजिए ये सूर्य है और इसके बाद जो है यहाँ पे अपना पृथ्वी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 पॉइंट होता है, L1 L2 यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, थोड़ा सा ध्यान देंगे, L3 और यहाँ पे हो जाएगा L4 और 5वां हो जाता है इधर पृथ्वी के इधर L5 इधर हो जाता है। तो आदित्य L1 को कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो इस मिशन को इस पॉइंट पे स्थापित किया गया है। यानी कि यहाँ से सूर्य और इधर से पृथ्वी, इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल इस सैटेलाइट पर नहीं पड़ेगा। तो ये जो है सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर जो है यह चक्कर लगाता रहेगा, ये आपको याद रख लेना है। ना तो यह सूर्य अपनी तरफ इसको खींच सकता है, ना पृथ्वी से अपनी ओर। तो ये L1 पॉइंट पर स्थापित है, इसे याद रखेंगे। L1 का मतलब होता है, L मतलब होता है लंगराज पॉइंट 1, क्योंकि इस 5 पॉइंट को किसने खोजा था, तो लंगराज नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। अब ये जो नीचे आ गया, अगर मैं इसको मिटा देता हूँ तो पूरा मिट जाता है, इसलिए मैंने इसको टच नहीं किया था। ठीक है, तो इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया था, तो PSLV C57 से आदित्य L1 मिशन को प्रक्षेपित किया था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी, तो असहयोग आंदोलन के बाद जो है केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, क्योंकि 1919 में क्या होता है, 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। और इसके बाद जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं और उसी दौरान जो है अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है, तो 1920 में शुरू होता है और ये कब तक चलता है, तो 1922 तक यह आंदोलन चलता है। कब तक चलता है, तो 1922 तक यह आंदोलन चलता है। इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन कब बंद कर दिया जाता है। गांधी जी जो है अहिंसा के खिलाफ थे, लेकिन जो है हिंसा हो जाता है 5 फरवरी 2022 को। कब होता है हिंसा, तो हिंसा होता है 5 फरवरी 2022 को हिंसा हो जाता है। और इस प्रकार से 5 फरवरी को कौन सा हिंसा होता है, चौरी चौरा घटना के चौरी चौरा शहर में एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे जो है भारतीयों के द्वारा जो है उस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया जाता है, जिससे कि 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है। और इसे देखते ही गांधी जी असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित कर देते हैं। ठीक है, और ये चौरी चौरा घटना अगर पूछे यह स्थान कहाँ पे है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाता है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट किलिमंजारो है। और यह किलिमंजारो अगर पूछे अफ्रीका के किस देश में है, तो तंजानिया में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 5वां, 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला किया है। यानी कि आज जो है इन 3 कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। इसके बारे में जो भी व्याख्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, वो कल की क्लास में आप सभी को मिलेगा। ठीक है, आज हम सिर्फ देखेंगे कि कौन कौन से 3 कानून को लागू किया गया है और 3 कानून को लागू करने के लिए कौन से 3 पुराने कानून के स्थान पर ये तीनों नए कानून लाए गए हैं। तो आपराधिक कानून व्यवस्था यह लागू हो जाएगा 1 जुलाई 2024 को। इसके तहत जो है 3 नए कानून लागू होंगे।
और इसका आपराधिक कानून व्यवस्था का मतलब है कि इसका उद्देश्य क्या है कि जो नए 3 कानून लागू होंगे उसमें जो है इसका उद्देश्य है कि न्याय आसानी से मिल सके। आप सभी को पता है कि अगर न्याय जो है लेट से प्राप्त हो, देरी से मिले, तो वो न्याय नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए 3 नए कानून कौन से लागू किए गए हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता ये लागू होगा, और किसके स्थान पर? तो भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर अब इसको बदल के जो है भारतीय न्याय संहिता लागू किया जाएगा। दूसरा कौन सा है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये किसके स्थान पर लागू होगा? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगा। तीसरा कौन सा है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये किसके स्थान पर आया है? तो साक्ष्य अधिनियम 1972 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया है। तो ये 3 नए कानून जो है 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इनके बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन है कल की क्लास में अच्छे से दिया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं विधि आयोग की स्थापना अगर पूछे किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विधि आयोग की स्थापना की गई थी। और विधि आयोग के उस समय पर स्थापना जब किया गया था तो ब्रिटिश भारत के पहले हेड कौन बनाए गए थे? तो लॉर्ड मैकाले बनाए गए थे। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है विधि आयोग के स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो एम सी सीतलवाड़ बनाए गए थे 1955 में। अब की बार पूछे जो वर्तमान में 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी जी हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है G20 संगठन में 21वां सदस्य कौन सा शामिल हुआ था? तो अफ्रीकन यूनियन, AU मतलब अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ था। और अफ्रीकन यूनियन की स्थापना पूछे कब किया गया था? तो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो AU का मुख्यालय है अदिस अबाबा में। कहाँ है? अदिस अबाबा में है, ये आपको याद रखना है। ये हो जाएगा अदिस अबाबा, अदिस अबाबा हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर, यहाँ पे हो जाएगा। और पूछे अदिस अबाबा किस देश की राजधानी है? तो इथोपिया की राजधानी है। किसके? इथियोपिया की राजधानी है। और अदिस अबाबा या इथोपिया पूछे किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। G20 संगठन का 21वां सदस्य देश कौन बना है? तो AU यानी अफ्रीकन यूनियन बना है। और G20 का 2024 का होस्ट कौन होगा? तो G20 2024 का होस्ट होगा ब्राज़ील। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है छठा, हाल ही में चर्चा में रहे युग योगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो युग योगीन भारत संग्रहालय का निर्माण जो है किसके सहयोग से किया जाएगा? फ्रांस के सहयोग से किया जाएगा। युग योगीन भारत संग्रहालय, इसका निर्माण पूछे किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। और अगर पूछे संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो कि राजस्थान के मंत्री हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय अगर पूछे कौन सा बनाया जा रहा है? तो यह युग योगीन संग्रहालय बनाया जा रहा है। और इसमें पूछे कौन हेल्प कर रहा है? तो इसमें भारत की हेल्प कर रहा है फ्रांस। और इस संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो नई दिल्ली में की जाएगी। और पूछे कि इस संग्रहालय की स्थापना अगर किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? तो सेंट्रल बिस्ट्रा प्रोजेक्ट के तहत युग योगीन भारत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। इसका टैगलाइन क्या रखा गया है? तो युग योगीन भारत संग्रहालय की टैगलाइन रखी गई है लोगों के द्वारा लोगों के लिए संग्रहालय। इसकी थीम या टैगलाइन रखी गई है। सेंट्रल बिस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है अगर पूछे सबसे पहले किस चीज़ का निर्माण किया गया था? तो न्यू पार्लियामेंट का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। न्यू पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन पूछे किसके बर्थडे पर किया गया था? तो वीर सावरकर के बर्थडे पर किया गया था, 28 मई को किया गया था। न्यू पार्लियामेंट का आकृति पूछे कैसा है? तो त्रिभुजाकार इसकी आकृति है, यानी कि इसका इस प्रकार से आकृति है। ठीक है, और इसमें पूछे न्यू पार्लियामेंट में लोकसभा की टोटल सीटें कितनी हैं? तो 888 है। और लोकसभा की जो सीट है मतलब जो बैठने का कमरा है यह किस आकृति का बना है? तो यह मोर की आकृति का बना है। जबकि जो राज्यसभा है इसके लिए टोटल कितनी सीटें बनाई गई हैं? तो 384 सीट बनाई गई हैं। और इसकी आकृति लोकसभा की कैसी है? तो कमल की आकृति की तरह है। नए पार्लियामेंट का अगर पूछे वास्तुकार कौन थे? तो नए पार्लियामेंट के वास्तुकार थे विमल पटेल। और जो पुराना संसद भवन है इसको किसने बनाया था? तो लुटियंस ने बनाया था। और जो ये पुराना संसद भवन है इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? क्योंकि अब ये संविधान सभा तो ये हो गया है, मतलब संविधान यानी कि संसद ये हो गया है। तो अब जो पुराना संसद था इसका क्या नाम रख दिया गया है? तो अब इसे बना दिया गया है संविधान सदन बना दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, भारत का 42वां विश्व धरोहर कौन सा है। तो भारत का 42वां विश्व धरोहर पूछे कौन सा है, तो हलेश्वर मंदिर है। और यह कहाँ का मंदिर है, तो यह कर्नाटक का मंदिर है। अगर 41वां पूछे कौन सा है, तो 41वां है शांति निकेतन। और शांति निकेतन कहाँ है, तो यह पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में है। शांति निकेतन की स्थापना पूछे किसने किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा को नियुक्त किया गया है। बाकी के जो 4 ऑप्शन है इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूरोपियन परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो एंटोनियो कोस्टा बनाए गए हैं, जो कि पुर्तगाल के पूर्व पीएम भी हैं। इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा, तो एंटोनियो कोस्टा का कार्यकाल स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2024 को इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। और ये किसके स्थान पर आने वाले हैं, तो चार्ल्स मिशेल के स्थान पर आने वाले हैं। तो अगर पूछो वर्तमान में कौन है, तो यूरोपियन परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष है चार्ल्स मिशेल, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद कौन हो जाएंगे, तो एंटोनियो कोस्टा हो जाएंगे। जो यूरोपियन परिषद में है, इसमें अगर पूछे वोटिंग कैसे होती है, तो वोटिंग जो है गुप्त मतदान होता है इसमें, ठीक है। वोटिंग कैसी होती है, तो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से इसमें वोटिंग होती है, यह आपको याद रखना है। और अपने भारत में पूछे अप्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है, तो यह आप सभी को बताना है। तो भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है, तो प्रेसिडेंट का भारत में अप्रत्यक्ष यानी गुप्त मतदान होता है। नेक्स्ट बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो मार्क रूटो कौन है, तो ये नाटो के अध्यक्ष बनाए जाएंगे, मार्क रूटो यहाँ से याद रखेंगे। और सिरिल रामाफोसा कौन है, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ओलेग कोनोनेंगो ये कौन है, तो ओलेग कोनोनेंगो ये रूस के जो है क्या है, कॉस्मोनॉट है, ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष यात्री हैं। ये जो है स्पेस में 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो ओलेग कोनोनेंगो का संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध है रूस से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी लेखक हैं पाणिनि। और अष्टाध्यायी पूछे किस क्षेत्र से संबंधित बुक है, तो यह संस्कृत की बुक है, यानी कि ग्रामर बुक है संस्कृत की। ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो भानु अथैया जी थी। और इन्हें जो है ऑस्कर अवार्ड मिला था 1983 में। किसके लिए मिला था, तो गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए ऑस्कर अवार्ड 1983 में मिला था। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है, तो ये बांसुरी से संबंधित है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एडोसर किसे नियुक्त किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एंडोर्सर्स किसे नियुक्त किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित नागल को नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है, तो सुमित नागल को नियुक्त किया है। और सुमित नागल अगर पूछे किसके प्लेयर है, तो टेनिस के खिलाड़ी है। और अगर पूछा जाए कि भारत के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है, तो सुमित नागल है। वर्तमान में कौन है, तो सुमित नागल है। सुमित नागल ने ही अभी हाल ही में नेकर हॉक कप जीता है। और नेकर हॉक कप का संबंध किस देश से है, तो जर्मनी से है। अब कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं, जैसे कि SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो MS धोनी बनाए गए हैं। बिस्लरी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं, तो दीपिका पादुकोण बनाई गई हैं। नेक्स्ट हमारा है तंबाकू नियंत्रण, यानी कि तंबाकू रोकथाम के लिए कौन इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, तो PV सिंधु जी बनाई गई हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीतने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन हैं, तो रोहन बोपन्ना जी हैं। और इनका खेल कौन सा है, तो इनका भी खेल है टेनिस, ठीक है। तो ये भी टेनिस के हैं, जो कि किसी भी ओपन को जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, तो सर्वदाता रक्त समूह होता है O, यानी कि जो सभी को अपना ब्लड दे दे, O निगेटिव होता है। लेकिन टाइपिंग में ये थोड़ा सा टाइप नहीं हो पा रहा था, माइनस जो है बीच में आ जा रहा था, तो मैं इसको समझा देता हूँ। तो O निगेटिव जो होता है इसे क्या कहते हैं, सर्वदाता, रक्त समूह में सर्वदाता कहते हैं। जबकि सर्वग्राही किसे कहते हैं, तो AB+ को कहते हैं। AB+ को जो है सर्वग्राही कहते हैं। जबकि सर्वदाता किसे कहते हैं, तो O निगेटिव को कहते हैं। नेफ्रॉन शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो नेफ्रॉन जो है किडनी में पाया जाता है, या फिर किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, तो यह सुब्बा लक्ष्मी जी थी, जो कि पहली संगीतकार थी जिन्हें भारत रत्न मिला था। और कब मिला था, तो 1993 में मिला था। और दूसरी बार किसे मिला था, तो 2001 में मिला था लता मंगेशकर जी को, ठीक है। तो दूसरी बार मिला था लता मंगेशकर जी को।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोच्चि में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन, इसका पूछे पहली बार आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पहली बार इसका आयोजन कोच्चि केरल में किया गया है। ठीक है, तो पहली बार आयोजन किया जा रहा है, यानी कि यह जो है शिखर सम्मेलन पहली बार ही हो रहा है। इसको पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। दो और संगठनों का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, एक तो नाटो का है यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, और इसके बाद EU यानी यूरोपियन यूनियन, इन दोनों का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स जो है किसकी राजधानी है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है डेयरी में विकास केंद्रित नवाचार, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट हमारा है, नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आज तारीख है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? GST डे मनाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, कनाडा की राजधानी का क्या नाम है? ओटावा है। अगर पूछे विश्व में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला अगर देश पूछे कौन सा है, तो वह कनाडा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। आज का आखिरी प्रश्न है, फिर इसके बाद हम मेधांश पार्ट 4 करने वाले हैं। तो हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम सरकार ने शुरू करी है। गवाह सुरक्षा योजना ये किसने शुरू किया है? तो असम के CM हेमंत बिस्वा जी ने शुरू किया है। अगर पूछे गवाह सुरक्षा योजना, इसको लागू करने का आधार क्या है? तो आधार है धारा 398। इसके तहत जो है भारतीय न्याय प्रक्रिया के तहत, संहिता के तहत जो न्याय है उसको आसानी से लोगों को दिलाया जा सके, और जो गवाह है उनकी भी सुरक्षा किया जा सके। मान लीजिए कोई गवाह है, वह कोर्ट में जो है गवाही देना चाहता है, अगर उसको लगता है कि उसके ऊपर कोई खतरा है, तो राज्य सरकार का दायित्व है कि उस गवाह को सुरक्षा दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो है गवाह सुरक्षा योजना किसने शुरू किया है? असम सरकार ने शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या देख लेते हैं। पहले बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य पाए जाते हैं? तो 15 सदस्य पाए जाते हैं, जिनमें से अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो अस्थायी सदस्य हैं 5। कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य 5 हैं, ये आपको याद रखना है। और बाकी के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो अस्थायी सदस्य होते हैं, इनके पास जो है वीटो पावर होता है, और ये वीटो पावर कितने देशों के पास प्राप्त है? तो 5 देश कौन कौन से हैं? USA है, फिर इसके बाद है फ्रांस, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा अगर बात करते हैं कौन सा देश है? तीसरा देश है UK यानी लंदन है। और चौथा देश कौन सा है? तो चीन है। और 5वां देश कौन सा है? तो 5वां देश है रसिया। ठीक है, तो ये 5 देशों के पास जो है क्या है? वीटो पावर प्राप्त है। टोटल सुरक्षा परिषद में कितने देश पाए जाते हैं? 15, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने मर्डर या उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है, लेकिन उसको इस तरह से बाध्य किया जाए कि तुम मान लो, उसको ज़बरदस्ती बोला जाए कि तुम ये स्वीकार करो कि तुमने ही मर्डर किया है, तो इस प्रकार से कोई भी बाध्यता नहीं किया जाएगा। इस बात के उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 20 में किया गया है। भारत के किस देश के चाबहार बंदरगाह बनाया है? भारत ने किस देश के चाबहार बंदरगाह को बनाया है? तो ईरान का जो बंदरगाह है चाबहार, इसको किसने बनाया है? तो भारत ने बनाया है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो यह 2002 में बना था। और 22 मई को अगर पूछे क्या मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम अपने अब आज के मेधांश सीरीज पार्ट 4 को कर लेते हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे, जिसमें आप सभी को 20 प्रश्न मिलेगा। हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है किस शहर में स्थित है? तो लाहौर में स्थित है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में यह शहर है। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी जी ने किया था। और कब किया था? तो 1921 में किया था।
मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहते हैं, इसकी खोज किसने करी थी? तो रखालदास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? तो 1922 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जिसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और सबसे ज़्यादा उपदेश पूछे कहाँ दिया गया था? तो श्रावस्ती में दिया गया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसके बाद कुछ और खोजों के बारे में देख लेते हैं। स्मॉल पॉक्स टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने करी थी। रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? लुई पास्चर ने करी थी। पोलियो के टीके की खोज किसने करी थी? तो साल्क एंड सेविन ने करी थी। और मलेरिया के टीके की खोज रोनाल्ड रोस ने करी थी। और मलेरिया जो है किस रोग से होता है? तो यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है, विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सद्भावना शिखर है, जो विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और इसे जो है गुडविल चोटी भी कहते हैं। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे कौन सा है? तो धूपगढ़ है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो दोदा बेटा है। और ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केटू है। अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट केटू है। लेकिन ये माउंट केटू अगर पूछे किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो यह पीयूके के अधिकार क्षेत्र में है। वैसे अगर पूछा जाए कि भारत के अधिकार क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अगर पूछे यह किस राज्य में है? तो यह सिक्किम में है। इस पर भारत का ही अधिकार है। लेकिन वैसे पूछा जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, लेकिन इस पर अभी अधिकार किसका है? तो पीओके का है। पांचवा प्रश्न है, भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो भारत में किस धातु का सबसे बड़ा विश्व भंडार मौजूद है? तो थोरियम का सबसे ज़्यादा भंडार पूछे कहाँ पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है। भारत के किस शहर में, किस राज्य में? तो केरल में पाया जाता है। थोरियम अगर पूछे किस मृदा में पाया जाता है? तो मोनोजाइट मृदा में थोरियम का भंडार पाया जाता है। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो भारतीय संविधान में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिसमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी। उनका नाम है बेगम एजाज रसूल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 7वां, कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। 8वां प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद को सॉल्व करने का निर्णय कौन करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 71 के तहत। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसको सॉल्व करते हैं सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। अगर बात करें प्रांतों में द्वैध शासन किस एक्ट से लागू हुआ था? तो 1919 एक्ट के तहत लागू हुआ था। अगर बात कर लेते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट कब आया था? तो यह आया था 1919 में। ये आपको यहाँ से याद रखना है। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कब किया गया था? तो 1935 के एक्ट से किया गया था। इसके बाद जो है हमारा 10वां प्रश्न हो जाता है, धरातलीय सजावट की पित्राधुरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण कहाँ हुआ था? तो धरातलीय सजावट की पित्राधुरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था एतमादुद्दौला के मकबरा में। और यह मकबरा कहाँ है? तो आगरा में है। और एतमादुद्दौला कौन थे? तो ये नूरजहाँ के पापा थे। 11वां प्रश्न है, हैजा किसके कारण होता है? तो विब्रियो कैलोरी जीवाणु के द्वारा जो है हैजा रोग होता है। अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। अगर पूछे कि कालाहारी मरुस्थल में जो जनजाति बुशमैन पाई जाती है वह किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो बोत्सवाना में आता है। नेक्स्ट है, पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कांगो बेसिन में। और पूछे विश्व की सबसे छोटी कद की जनजाति कौन सी है? तो सबसे छोटे कद की जनजाति है पिग्मी जनजाति। यह भी जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है? तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, न्यू शेकल है। और यहाँ की संसद का क्या नाम है? नीसेट है। और इजराइल में जो खुफिया एजेंसी है उसको क्या कहते हैं? तो मोसाद कहते हैं। और हमारे यहाँ पे कौन सी खुफिया एजेंसी है? तो हमारे यहाँ पे रा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 14वां, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। फुटबॉल दिवस पहली बार मनाया गया है 25 मई को। मरखोर दिवस ये भी पहली बार मनाया गया है और यह मनाया गया है 24 मई को। मरखोर एक प्रकार का बकरे की प्रजाति होता है, ये बकरे की तरह दिखता है। तो अगर पूछे मरखोर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है तो पाकिस्तान का प्रतीक है। खरीफ की फसल के बारे में देख लेते हैं। खरीफ की फसल किस मौसम में उगती है तो मानसून यानी वर्षा ऋतु में उगती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आते हैं। जबकि रबी की फसल कब उगाई जाती है तो यह शीत ऋतु में उगाई जाती है, यानी कि ठंडियों में उगाई जाती है। इसके अंतर्गत चना, राई, गेहूँ, मटर, सरसों ये सभी आते हैं। जीएसटी कब लागू हुआ था तो 1 जुलाई यानी आज की तारीख को लागू हुआ था। 2017 में पहली बार लागू किया गया था। और इसे लागू करने का उद्देश्य, मतलब इसे लागू कब किया गया था तो 1 जुलाई 2017 को। संविधान में कब जोड़ा गया था तो संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया था। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था तो असम था। और आखिरी राज्य कौन सा है तो जम्मू कश्मीर है। जो हमारे यहाँ का जीएसटी है ये किस देश से लिया गया है तो हमारे यहाँ का जीएसटी जो है कनाडा से लिया गया है, ये यहाँ से याद रखना है। और पहली बार अगर पूछे जीएसटी किस देश में लागू किया गया था तो पहली बार जो है यह फ्रांस में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है तो ग्रीन मफलर, कानों में मफलर बांध लिया जाता है जब ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, ध्वनि तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, न वकील, न दलील, न अपील किस एक्ट को कहा जाता है तो रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है। 1919 का यह एक्ट है। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, मानव रक्त का पीएच कितना होता है तो 7.5 से लेकर 7.5 से लेकर 8 तक होता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। ठीक है, वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है तो 120/180 यह होता है। किस विटामिन से घाव जल्दी भर जाते हैं तो विटामिन सी से घाव जल्दी भर जाते हैं। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होता है mg का होल स्क्वायर 2, मतलब OH2 हो जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 20 क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं। 20 कहने को तो ये 20 होता है, लेकिन आप सभी को इसके अंतर्गत जैसे कि आप इस 17 वाले में देख लीजिए, ग्रीन मफलर का संबंध किससे होता है तो ध्वनि प्रदूषण से। तो एक प्रश्न यहाँ से हो जाता है। और दूसरा, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है तो डेसिबल में मापी जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें आप सभी को मेधांश सीरीज में 20 कहने को है, लेकिन आप सभी को कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने मेधांश सीरीज और करंट अफेयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।